क्वेश्चन है हमारा मास एंड मूव्स विद वेलोसिटी v एंड कोलाइड्स इलास्टिकली विद एन आइडेंटिकल मास, मतलब दोनों मास दोनों सेम है। दूसरा मास जो है हमारा आइडेंटिकल मास वाला, सेकंड मास वो हमारा लेस पर है। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट मास मूव्स विद द वेलोसिटी v/√3, एक जो पहला मास था वो v/√3 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द इनिशियल एक्सिस, जो उसका पहले वाला डायरेक्शन था उसके जस्ट परपेंडिकुलर मूव किया। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकंड मास आफ्टर कोलिजन, मतलब जो हमारा जो सेकंड मास था जो रेस्ट में था उसकी हमें स्पीड बतानी है कोलिजन के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन को बनाने के लिए या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे इसका, ओके। तो डायग्राम के लिए मैं दो एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ओके। नेगेटिव या पॉजिटिव आप छोड़ दीजिए, सिर्फ ये देख लीजिए एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ओके। पहला जो हमारा पार्टिकल था वो यहाँ से आ रहा था, दूसरा पार्टिकल हमारा यहाँ पर रेस्ट में था, ओके। इसको हम ले देते हैं रेस्ट, और ये हमारा पार्टिकल मूविंग था जिसकी वेलोसिटी कितनी थी, सॉरी इसकी वेलोसिटी v थी, ओके। दोनों सेम मास के आइडेंटिकल बॉडीज हैं। जैसे ही ये हमारा पहला पार्टिकल हो गया, मान लेते हैं ये हमारा सेकंड पार्टिकल हो गया, ओके। तो जैसे ही इससे कोलाइड किया रेस्ट वाले मास से, ये वाला जो m1 पार्टिकल था वो v/√3 से परपेंडिकुलर मूव कर गया, मतलब इसके परपेंडिकुलर ये होगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया, किस वेलोसिटी से, v/√3 वेलोसिटी से। मास सेम रहा है। जो सेकंड मास था, आप सेकंड मास देखिए जब से कोलाइड हुआ होगा फर्स्ट मास, तो ये जरूरी नहीं है कि सेकंड मास सेम डायरेक्शन में मूव करे एक्स एक्सिस के अलावा, ओके। तो ये कुछ डायरेक्शन में मूव करेगा, कुछ एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, मान लेते हैं ऐसे मूव करेगा। ये क्या है हमारा सेकंड मास, सेकंड मास इसका सेम मास है m, ये किसी वेलोसिटी से यहाँ पे मूव करेगा। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v2, ओके। सो ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ओके। अब देखिए इसके हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं इसकी वेलोसिटीज के, इसकी एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट होंगे दैट इज v2 cos थीटा, एक इसके कंपोनेंट होंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो क्या होगा v2 sin थीटा, ओके ओके ओके। सो हमने इसके कंपोनेंट कर दिए v2 cos थीटा, v2 sin थीटा, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, ओके। अब हम देखिए जब भी कभी हमारे एक्सिस की बात आती है, जबकि हमारे दो डायरेक्शन के 2D में जब कभी कोलिजन लेते हैं तो ऑलवेज हम एक्स एक्सिस अलग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, और वाई एक्सिस अलग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करते हैं, ओके। सबसे पहले हमने क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई किया, ओके। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दैट इज एलसीएम, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ओके। तो ये किस पे हमने अप्लाई किया, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस जब हमने अप्लाई किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो देखिए पहला जो हमारी बॉडी थी वो v वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो उसका जो हमारा मोमेंटम हो गया mv। सेकंड बॉडी हमारी रेस्ट पे थी तो उसका मोमेंटम 0। फाइनल मोमेंटम एक्स एक्सिस पे क्या हो गया, क्योंकि हमारा जो m1 पार्टिकल था जो v/√3 वेलोसिटी से परपेंडिकुलर गया, तो एक्स एक्सिस पे तो हमारा कोई उसकी वेलोसिटी नहीं हुई, सिर्फ जो हमारा सेकंड पार्टिकल था उसका एक कंपोनेंट v2 cos थीटा सेकंड वाले उसमें एक्स एक्सिस पे हमारा आ रहा, ओके। सो फर्स्ट वाले की वजह से हमारा 0 मोमेंटम हो गया प्लस m into v2 cos थीटा, ओके। तो यहाँ से हम इसे m से ये कैंसिल कर सकते हैं, सो हमारा v2 cos थीटा इक्वल्स टू आ गया हमारा v के, ये हमारी इक्वेशन बना ली, ओके। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं, LCM लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं क्या, अलोंग y एक्सिस, ओके। सो अलोंग y एक्सिस जब हमने अप्लाई किया, अलोंग y एक्सिस हमने अप्लाई किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, तो देखिए इनिशियली हमारे दोनों जो बॉडीज थी वो दोनों ही बॉडीज हमारी क्या थी, रेस्ट, ये हमारी एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रही थी, ये वाली जो हमारा मास था, ये वाला जो मास था ये हमारा रेस्ट पे था, तो इसका हमारा मोमेंटम 0 ही था, लेकिन इसका मोमेंटम सिर्फ एक्स एक्सिस पे था, वाई एक्सिस पे नहीं था, तो इसीलिए वाई एक्सिस पे इनिशियल मोमेंटम 0 + 0 इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट बॉडी का y एक्सिस पे मोमेंटम कितना है, m into v/√3, ओके। अब देखिए ये हमारा क्या है, नेगेटिव y एक्सिस पे, तो इसीलिए प्लस m into -v2 sin थीटा, ओके।
तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये m से m दोनों में कॉमन लेके हम लोग इधर लेके कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अब हमारा क्या बचा यहाँ पे v/√3 इक्वल्स टू v2 sin थीटा, ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब देखिए यहाँ रहा हमारा v2 cos थीटा इक्वल्स टू v, यहाँ रहा हमारा v2 sin थीटा इक्वल्स टू v/√3। अब देखिए हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी होती है दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ पे वही प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें, ओके, तो क्या करें, दोनों इक्वेशंस का हम स्क्वायर करें, दोनों को ऐड करते हैं। ओके, स्क्वायर करके अगर हम दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए फाइनली आता क्या है। ओके, हमने इस इक्वेशन को स्क्वायर किया तो क्या आएगा हमारे पास v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर। इसका हमने स्क्वायर किया तो ये हो गया v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 3। ओके, अब हमने दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, ऐड अप करना है। ओके, तो दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए v2 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो v2 स्क्वायर कॉमन है, अंडर ब्रैकेट क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इधर दोनों का हमने एडिशन कर दिया, दैट इज v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 3। ओके, अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी इसकी वैल्यू। ओके, तो ये हमारा क्या बचा, v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर दैट इज 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए यहां से अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड तो v2 जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा 2v बाई रूट ऑफ 3। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, दैट इज सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक हमारा मॉलिक्यूल है, उसके दो एटम्स हैं, दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जब वो हमारे किसी सिस्टम में रखे हुए होंगे तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, is given by us equals to a upon x raised to the power 12 minus b upon x raised to the power 6, जहाँ पर कि हमारा a और b दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। कोई भी x जो है हमारी डिस्टेंस है दोनों एटम्स के बीच में। अब बोला है इन्होंने कि एटम स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होंगे दोनों। ओके, तो देखिए कोई भी चीज स्टेबल कब होती है, बेचारा कोई भी आदमी कम जब ही किसी से अटकता है या किसी से लड़ाई लेता है जब उसके पास बेचारे पर कम एनर्जी होती है, मतलब दुबला पतला हो, ज्यादा किसी से बोलेगा नहीं। सेम चीज यहाँ पर है कि जब इन एटम्स के पास एनर्जी ये मिनिमम होगी तभी तो ये स्टेबल में होंगे, वरना एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो ये हरकत करना शुरू करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस पोटेंशियल एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी टू बी मिनिमम। ओके, और ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया भी था आपको कि जब कभी भी हम लोग मिनिमा या मैक्सिमा फाइंड करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन दे रखी है उसको x के रिस्पेक्ट में हम लोग पहले डेरिवेटिव लेते हैं, उसके बाद में इसको इक्वेट कर देते हैं 0 से। वहां पे जो x की वैल्यू आती है वही हमारा मिनिमा या मैक्सिमम होती है। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता है कि ये मिनिमम होने वाला है, तो जो भी x की वैल्यू होगी वही हमारा मिनिमम पॉइंट होगा। ओके, सबसे पहले हमारा क्या एम है कि इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। ओके, दैट इज du डिवाइडेड बाई dx सबसे पहले हम करें इक्वल्स टू, कैसे करेंगे वो देखिए। ये हमारा कांस्टेंट है, हमें उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है a into 1 upon x raised to the power 12 है, तो x raised to the power 12 को अगर हम ऊपर ट्रांसफर करें तो ये हमारा हो जाएगा x raised to the power -12। तो x raised to the power -12 का हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -12 into x raised to the power -13। ठीक है, और इसमें हमारा a से मल्टीप्लाई होना है तो a हमारा इधर ले लेते हैं, देन माइनस ये हो जाएगा हमारा 6, इसका 6 वो की क्या होगा, माइनस का होगा ये 6 क्योंकि यहाँ पे x रेज़ टू द पावर -6 ऊपर जाएगा, ये ऊपर ये ट्रांसफर होगा, x रेज़ टू पावर -6 हो जाएगा -6 into x रेज़ टू द पावर -7 into b। ओके, इसको अगर हम और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 12a अपॉन x रेज़ टू द पावर 13 माइनस माइनस प्लस दैट इज 16b अपॉन x रेज़ टू द पावर 7। ओके, अब ये वैल्यू को हमें 0 के बराबर पुट कर देना है। जब मैं इसको 0 के बराबर पुट किया तो अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 12a अपॉन x रेज़ टू द पावर 13 इक्वल्स टू 6b अपॉन x रेज़ टू द पावर 7।
ओके 6 से 2 टाइम्स 12 ओके x की दोनों पावर्स को एक साइड ले जाएं, कांस्टेंट को एक साइड ले आएं, दैट इज 2a अपॉन b इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर 13 अपॉन x रेज़ टू द पावर 7। पावर्स दोनों की डिफरेंट है लेकिन बेस सेम है, तो क्या होंगे जब ऊपर हम इसको लेके जाएंगे x रेज़ टू द पावर 7 तो ये माइनस हो जाएगा 13 में से। ओके तो क्या आ जाएगा 2a अपॉन b इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर 6। ओके अब देखिए अगर हम दोनों की तरफ 6 का स्क्वायर रूट 6 का रूट ले लें, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं 6 का अगर हम रूट ले लें दोनों साइड में तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a अपॉन b की रेज़ टू द पावर 1/6, जो कि हमारा ऑप्शन ए इज द राइट। So next question है हमारा, if the linear momentum of a body increases by 20%, what will be the percentage increase in the kinetic energy of the body? Okay. So ये क्वेश्चन परसेंटेज फॉर्म से है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड है, कुछ नहीं। देखिए लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, बस इन दोनों में अगर हमें रिलेशन मिल जाए तो हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला इसका हाफ mv²। ओके लीनियर मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लीनियर मोमेंटम p इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन में मास से मल्टीप्लाई करें और मास से ही डिवाइड कर दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन से, क्योंकि हमने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से डिवाइड कर दिया। इनडायरेक्ट वे में हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, फाइनली यही रिलेशन बचेगा, लेकिन हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब इसको देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ m² v² डिवाइडेड बाई m। ओके ऊपर वाले टर्म को हम इसका v² को हम लोग क्या लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। अब देखिए mv का होल स्क्वायर क्या है, p इक्वल्स टू mv होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि p² डिवाइडेड बाई 2m। ये हमारा रिलेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में, p² बाई 2m। ओके अब देखिए इसने बोला है कि लीनियर मोमेंटम 20% इंक्रीज कर गया, मतलब इनिशियल लीनियर मोमेंटम अगर हमारा इनिशियल लीनियर मोमेंटम अगर हमारा p है, ठीक है, उसमें 20% इंक्रीमेंट कर देना है, तो 20% इसका कितना होगा, 20% ऑफ दिस कितना हो जाएगा p/5। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, फाइनल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू कितना होगा, दोनों का ऐड कर दें, दैट इज p प्लस p/5 व्हिच इज इक्वल्स टू 6p/5। ओके ये हमारे पास रहेगा फाइनल लीनियर मोमेंटम। ओके तो अब हमें क्या पता करना है, क्योंकि हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो k थी, इनिशियल मोमेंटम p था, लेकिन अब फाइनल मोमेंटम 6p/5 हो गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दैट इज हम k डैश से अगर इसको रिप्रेजेंट करें k डैश व्हिच इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर में करना है, मतलब इसका स्क्वायर करना है, व्हिच इज इक्वल्स टू 6p डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ओके 6 का स्क्वायर दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर दैट इज 25, और ये हमारा वही आ गया जो पहले था p² डिवाइडेड बाय 2m, और इसकी वैल्यू हमें क्या पता है k है। ओके तो ये हमारा क्या आ गया 36/25 टाइम्स k। ओके ये क्या आ गया हमारा फाइनल आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 36/25 k, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k। अब हमें पता करना है कि डिफरेंस कितना हुआ, या फिर हम कहें कि इंक्रीमेंट कितना हुआ काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या करें, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 36/25 k माइनस के एलसीएम है 25, दैट इज 11/25 के, इतना इंक्रीमेंट हुआ है। अब अगर हमें इसकी परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है, क्योंकि इसमें परसेंटेज इंक्रीज पूछा है,
तो परसेंटेज इंक्रीज की अगर हम बात करें तो जितना इंक्रीज है अगर हम उसको ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय k इनटू 100। ये k से ये कैंसिल, 25 से 4 टाइम कैंसिल, ये आ जाएगा 44%। ये हमारा इसका आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर ए कांस्टेंट फोर्स। इस पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी पे, ओके, व्हिच कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट एज इन मीटर्स। मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इसका रिलेशन ये है, इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है कांस्टेंट फोर्स जो उसको डिस्प्लेस कर रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। t हमारा टाइम है, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड्स। हमें बताना है कि जो 2 सेकंड में जो फोर्स काम करेगी, वर्क डन जो होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा। ओके, तो वर्क डन का हमें फार्मूला पता है, W इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज s क्या dx, जो कि हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। हमें फोर्स का फार्मूला पता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास हमें पता है बॉडी का क्या है 3 kg है, लेकिन हमें एक्सीलरेशन नहीं पता। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे ये भी नहीं बोल रहे हैं कि बॉडी जो है हमारी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है या हमारा टाइम क्या है, वो हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें ये एक चीज पता है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसको, डिस्टेंस को, तो ये हमें वेलोसिटी देता है। उसके बाद में अगर हमें एक्सीलरेशन चाहिए तो एक्सीलरेशन के लिए हम वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमें एक्सीलरेशन देता है। तो यहाँ से हम ये चीज निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें s दे रखा है, तो ds by dt जब हमने किया तो हमें वेलोसिटी मिली, दैट इज क्या आ गया 2/3 into t। एक और बार इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, एक्सीलरेशन। ओके, अब हमें डिस्टेंस चाहिए, s की वैल्यू चाहिए कब, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 into t स्क्वायर, दैट इज 4 which is equals to 4/3 मीटर। ओके, सारी चीजें पता है, मास पता है, एक्सीलरेशन पता है, डिस्टेंस पता है, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कीजिए। W इक्वल्स टू मास कितना है 3 kg, एक्सीलरेशन कितना है 2/3 और हमारा डिस्टेंस है 4/3। ओके, 1 3 से ये 3 कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया हमारा 8/3 जूल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और कुछ यूनिट्स के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा। सो तब तक के लिए आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह विद इन 1 डेज मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।